हरियाणा के सारे विद्यार्थियों भी घनी घनी राम राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 31 मार्च के जो हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उससे पहले हम आज मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनानी पड़ती है, झुक के सलाम करती है ये दुनिया, पहले बस औकात बनानी पड़ती है। आइए देखते हैं आज के 5 प्रश्न। पहला प्रश्न, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 की स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। दूसरा प्रश्न सुनिएगा, 1857 की क्रांति से संबंधित रोहनाथ ऐतिहासिक गांव के नाम पर हरियाणा में एक अकादमी का किया जाएगा गठन। तीसरा प्रश्न, चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर का किया उद्घाटन। और चौथा प्रश्न है, हरियाणा के CRSU यानी कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान हासिल किया। और आज का 5वां प्रश्न होगा, पंचकुला में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021-22 का किया गया आयोजन। तो आज के 5 प्रश्न हैं। आप सभी विद्यार्थी जितने भी आप देख रहे हैं, और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप एक बार सारे के सारे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप तक एक ऐसी सूचना पहुंचने वाली है कि आप सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। आपकी जो आगे एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी वो सूचना होने वाली है। तो जरूर सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएं, और जो क्लास बाद में भी देखने वाले हैं वो भी दोस्तों सारे क्या कर दें, एक बार सारे के सारे बाद में अपने जितने भी फ्रेंड हैं उन्हें भी शेयर कर दें, बाद में देखने वाले भी। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 की स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 की स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में हरियाणा कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। एक तो हमें बात करनी है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के बारे में। एक यहां पर लिखा है स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में, इसका मतलब है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 आया है जो, इसमें राज्यों को अलग अलग कैटेगरियों में बांटकर रखा गया है। आइए मैं एक एक करके सबसे पहले हम निर्यात तत्परता सूचकांक के ऊपर बात करेंगे, फिर दोस्तों हम यहां पर एक एक करके सभी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। तो गौर से देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से हम बात करने वाले हैं निर्यात तत्परता सूचकांक के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में पहला। ठीक है, आइए बात करते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक के बारे में। सबसे पहले इसी के बारे में देख लें, निर्यात, ध्यान दीजिएगा, तत्परता सूचकांक के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। इस सूचकांक की बहुत सारी बातें हैं। ये कौन सा सूचकांक है? ये सूचकांक है 2021 का। 2021 यहां पर लिख देता हूं, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के बारे में बात कर रहे हैं। ये है क्या दोस्तों? आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, निर्यात तत्परता जो सूचकांक है, इसके अंदर भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनको दोस्तों 4 स्तंभ, 11 उपस्तंभ और 60 संकेतक के आधार पर दोस्तों क्या किया गया है? उन्हें अलग अलग स्थान दिया गया है। स्थान का मतलब उन्हें रैंक प्रदान की गई है। यानी कि वर्तमान में जैसे अभी मैंने कहा है कि निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर पहला, यानी कि हरियाणा ने पहली रैंक प्राप्त की है। तो इस रैंक देने का आधार क्या है? तो आप सभी को बता देता हूं, 4 स्तंभ, 11 उपस्तंभ और 60 संकेत है। इन्हीं के आधार पर किसी राज्य को रैंक दी जाती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो रैंक देने का आधार है, रैंक का जो आधार है, वो रैंक के आधार क्या क्या है? तो आपको बता देता हूं, रैंक के आधार हैं 4 स्तंभ, क्या है? 4 तो स्तंभ है। 11 क्या है? उपस्तंभ है। क्या है? 11 उपस्तंभ है। और दोस्तों 60 संकेतक है। 60 क्या है? संकेतक हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इन्हीं के आधार पर क्या दी जाती है? इन्हीं के आधार पर दोस्तों रैंक दी जाती है। इन्हीं के आधार पर क्या दी जाती है? इन्हीं के आधार पर रैंक दी जाती है। अब आपके मन में कई प्रश्न बनेंगे। प्रश्न क्या बनेंगे कि सर निर्यात तत्परता सूचकांक का उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को बता देता हूं, जो ये सूचकांक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात प्रदर्शन और निर्यात हेतु तैयारी की जांच करना। ध्यान दीजिएगा, जो भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश और भारत में जितने भी राज्य है, निर्यात प्रदर्शन एवं दोस्तों निर्यात से संबंधित उनकी जो तैयारी की गई है, उनकी जांच करना निर्यात तत्परता सूचकांक का उद्देश्य है। यानी दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस प्रकार निर्यात को लेकर प्रदर्शन करें, यानी कौन सा राज्य है जो वर्तमान में सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है, और निर्यात को लेकर जिसने बेहतरीन तैयारी की है, उन्हीं राज्यों को इस निर्यात तत्परता सूचकांक में अच्छी रैंकिंग मिली है। ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बारे में सुन लीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो आइए देख लेते हैं।
भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं वह केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, राज्य वह केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात प्रदर्शन व निर्यात तैयारी की जांच करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। हमने निर्यात तत्परता सूचकांक के बारे में हमने यहां पर जो भी कहानी थी जान ली। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये सूचकांक है इसमें ओवरऑल पहले स्थान पर कौन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, ओवरऑल जो पहला स्थान है वो गुजरात ने प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है ओवरऑल पहला स्थान, तो पहला स्थान ओवरऑल गुजरात ने प्राप्त किया है। अब आपके मन में आएगा सर ओवरऑल हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। पूरे भारत में अगर बात करें सभी राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में न बांटा जाए, सभी राज्यों को सिर्फ एक ही श्रेणी में रख दे भी ओवरऑल भारत के अंदर हरियाणा कौन से स्थान पर है, सारे केंद्र शासित प्रदेश और सारे राज्यों में, तो ओवरऑल श्रेणी में देखें तो हरियाणा दोस्तों हमारे पूरे देश में 5वें स्थान पर है। कौन से 5वें स्थान पर है। जबकि 2020 की बात करूं तो 2020 में दोस्तों हरियाणा 7वें स्थान पर था। 2020 में कौन से स्थान पर था, 7वें स्थान पर था, और अब हम कौन से स्थान में पहुंच गए हैं, 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 अभी जारी किया गया है। किस लिए जारी किया गया है, जो राज्य निर्यात से संबंधित बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छा निर्यात कर रहे हैं और आगे उन्होंने निर्यात से संबंधित क्या तैयारी कर रखी है उसकी जांच के लिए दोस्तों निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी किया जाता है। इस निर्यात तत्परता सूचकांक में ध्यान दीजिए ओवरऑल फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त किया, गुजरात ने, जबकि हरियाणा ओवरऑल भारत के अंदर 5वें स्थान पर है। 2020 में हरियाणा दोस्तों 7वें स्थान पर होता था। ध्यान दीजिएगा इसमें जो रैंकिंग दी जाती है राज्यों को वो किस आधार पर दी जाती है, 4 स्तंभ, 11 उपस्तंभ और 60 संकेतक के आधार पर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रैंक दी जाती है। और निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में भारत के जितने और राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। जैसे कि हिमालय राज्य की अलग श्रेणी है, स्थलबद्ध राज्यों की अलग श्रेणी है, तटीय राज्यों की अलग श्रेणी है और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग श्रेणी है। तो हमें इन चारों श्रेणियों को देखना होगा। चारों श्रेणियों के अंदर फर्स्ट रैंक किन्होंने प्राप्त की है, टॉप 3 राज्य हमें देखने होंगे। टॉप 4 देखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, टॉप 3 देखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। हमने ओवरऑल रैंक भी जान ली हरियाणा की, और हरियाणा एक स्थलबद्ध राज्य है तो स्थलबद्ध के बारे में भी बात करूंगा। तो ऑल ओवर कौन सी रैंक है, 5वीं, जबकि स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में पहली। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ता हूं, सुनिएगा। जो निर्यात तत्परता सूचकांक है, क्या है, निर्यात तत्परता जो सूचकांक है दोस्तों ये कई श्रेणियों में बंटा हुआ है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कई श्रेणियां हैं। जैसे कि एक तो स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी है, जो भूमि से घिरे हुए राज्य हैं उन्हें स्थलबद्ध राज्य कहते हैं। ऐसा राज्य या ऐसा देश जो समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता, ध्यान दीजिएगा, ऐसा राज्य या ऐसा देश जो समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता वो स्थलबद्ध राज्य कहलाता है, स्थलबद्ध देश कहलाता है। क्या हरियाणा समुद्र को छूता, नहीं छूता, तो वो स्थलबद्ध है। पंजाब छूता है, नहीं छूता समुद्र को, तो वो भी स्थलबद्ध राज्य है। जम्मू कश्मीर छूता है, नहीं छूता, तो वो भी स्थलबद्ध राज्य है। यानी भारत के अंदर दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बात करते हैं हम उड़ीसा या वेस्ट बंगाल की, ये भारत के 9 ही राज्य हैं जो स्थलबद्ध नहीं है, यानी तटीय राज्य, बाकी सारे के सारे स्थलबद्ध राज्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो है स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी है, एक तटीय राज्यों की श्रेणी है, एक हिमालयी राज्यों की श्रेणी है जो हिमालय के अंदर है, और एक दोस्तों अलग से केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी है, यूटी की श्रेणी है। तो आइए हम सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी के बारे में। किसके बारे में, हिमालय की श्रेणी के बारे में बात करेंगे। चलो ऊपर से ही शुरू हो जाते हैं, हिमालय से। तो ध्यान दीजिएगा, हिमालय की श्रेणी में सबसे अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, एक एक करके सारे देखेंगे, स्थलबद्ध देखेंगे, तटीय देखेंगे, हिमालय देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं, हिमालय की श्रेणी के बारे में बात कर रहा हूं। 4 दोस्तों हमें अलग अलग कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम। इसमें आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलो यूटी के बारे में। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों में इस सूचकांक के अंदर प्रथम स्थान पर कौन आया है, दिल्ली है। दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, तो मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर है।
तीसरे स्थान पर कौन है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ कौन से स्थान पर है? केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। और चौथे पर कौन आएगा दोस्तों? तो कह दीजिएगा, चौथे पर आता है पुदुचेरी। तो आइए देख लेते हैं। पहले पर तो कौन सा है दोस्तों? दिल्ली है। दूसरे पर कौन सा है? J&K है। तीसरे पर देखें तो चंडीगढ़ यहां पर तीसरे स्थान पर है। और दोस्तों चौथे स्थान पर आता है पुदुचेरी। कौन से स्थान पर आता है? पुदुचेरी। आइए बात करते हैं हिमालय राज्यों की श्रेणी या स्थलबद्ध राज्यों की। सबसे पहले हम हिमालय देखेंगे। पहले स्थान पर हिमालय राज्यों की श्रेणी में कौन है? उत्तराखंड है। दूसरे पर हिमाचल प्रदेश है। पहले पर कौन है दोस्तों? तो पहले पर बता दीजिएगा। पहले पर है उत्तराखंड। दूसरे पर कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश। तीसरे पर कौन सा आता है दोस्तों? तो तीसरे पर ध्यान दीजिएगा, आएगा हमारा पूर्वोत्तर भारत का राज्य जिसका नाम है त्रिपुरा। और चौथे पर आएगा सिक्किम। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरे पर आता है त्रिपुरा और चौथे पर आता है सिक्किम। अब आइए बात कर लेते हैं हम यहां पर किसके? तटीय राज्यों के बारे में। तटीय राज्यों में फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त की है? गुजरात ने, दूसरा महाराष्ट्र ने, तीसरी कर्नाटक ने और चौथा तमिलनाडु ने। आइए बात कर लेते हैं। फर्स्ट रैंक गुजरात की है इनमें, फिर आती है महाराष्ट्र की, फिर आती है कर्नाटक की और फिर आता है तमिलनाडु। तो यह भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हमने निर्यात तत्परता सूचकांक में तटीय श्रेणी, हिमालय श्रेणी और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी देख ली है। अब हम बात करेंगे स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी। स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में ध्यान दीजिए, पहला स्थान है हरियाणा का, दूसरा है उत्तर प्रदेश का, तीसरा है मध्य प्रदेश का और चौथा है पंजाब का। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है दोस्तों हरियाणा का, दूसरा आता है उत्तर प्रदेश का, तीसरा आता है मध्य प्रदेश का और चौथा आता है पंजाब का। पीबी यानी कि पंजाब, आप जानते हैं पीबी पंजाब के बारे में। तो यहां पर हमने दोस्तों किसके बारे में बात कर ली है? निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया, उस सारे श्रेणियों के अंदर हमने टॉप 4 राज्य देख लिए, इन्हें नोट कर लीजिएगा। और उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। हरियाणा के बहुत सारे हमारे देश में सूचकांक जारी किए गए थे, उनमें अन्य सूचकांकों में हरियाणा का क्या मतलब की रैंक थी, उनके बारे में बात करेंगे। आइए देख लेते हैं अन्य सूचकांक में हरियाणा किस रैंक पर था। अन्य सूचकांक जो 2021 में जारी किए गए थे, उन सूचकांक में देख लेते हैं हरियाणा कौन से नंबर पर था। अन्य सूचकांकों में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ध्यान दीजिएगा, मैं 2020-21 की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21, 2020-21। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ध्यान दीजिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में हरियाणा पूरे भारत में जो तरक्की करने वाले राज्य हैं उनमें अग्रणी स्थान प्राप्त किया। यानी कि दोस्तों इनमें अग्रणी राज्य रहा है। अग्रणी का मतलब क्या होता है? अग्रणी का मतलब होता है टॉप 5, टॉप 5 में आया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में। किसमें? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 की, भारत सूचकांक 2020। तो इसके अंदर हरियाणा कौन से स्थान पर था? इसमें दोस्तों हरियाणा पहले स्थान पर था। कौन से स्थान पर था? पहले स्थान पर था। अगर मैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करूं, किसके बारे में? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, ये 2021 में आया था ये सूचकांक। इसके अंदर दोस्तों हरियाणा कौन से स्थान पर था? तो ध्यान दीजिए, ये 2021 में आया था। हरियाणा इसमें पहले ही स्थान पर था। कौन से स्थान पर था? पहले स्थान पर था, सॉरी दूसरे स्थान पर था, सॉरी इसमें नहीं, इसमें दूसरे स्थान पर था। कौन से पर था? दूसरे स्थान पर था। आइए आगे बढ़ता हूं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करूं, किसके बारे में? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। अगर इस सूचकांक में देखें तो हरियाणा दोस्तों 21वें नंबर पर था। इसके अंदर ऐसा कोई भी राज्य जिसने पहला रैंक प्राप्त किया, इसका मतलब उसमें हद से ज्यादा गरीबी है। और ऐसा कोई भी राज्य जिसने इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त किया, इसमें इसका मतलब वहां पर गरीबी है ही नहीं, बहुत ही कम गरीबी है। तो हरियाणा 21वें स्थान पर है, यानी यहां पर गरीबी बहुत कम है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब दोस्तों मैं ध्यान आगे हमने कुछ एक सूचकांक पर देखा है और एक सूचकांक आज वाला जुड़ गया है, निर्यात तत्परता सूचकांक, जिसमें ओवरऑल में हरियाणा 5 नंबर पर, जबकि स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। बाकी 4 सूचकांक और याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं, नोट कर लीजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, 1857 की क्रांति से संबंधित रोहनाथ ऐतिहासिक गांव के नाम पर हरियाणा में एक अकादमी का गठन किया जाएगा। यह गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी 26 मार्च निकला है। 26 मार्च को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से एक नाटक का आयोजन किया गया था। उस नाटक का नाम था दास्तान ए रोहनात नाटक। ध्यान दीजिएगा, आइए बात कर लेते हैं 26 मार्च के बारे में। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? 26 मार्च के। ध्यान दीजिएगा, मैं 26 मार्च के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं 26 मार्च की बात करूं तो आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं एचयू के बारे में बात कर रहा हूं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में दोस्तों जो हमारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, ध्यान दीजिए कौन सा? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, सूचना एवं जनसंपर्क जो विभाग है दोस्तों, उसके द्वारा इस एचयू के अंदर एक नाटक का आयोजन किया गया था, दास्तान ए रोहनात। दास्तान ए रोहनात। तो ध्यान दीजिएगा, जो दास्तान ए रोहनात गांव है दोस्तों, पहली बात हिसार के निकट पड़ता है, यानी ये कहां पर है? ये हिसार जिले के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है, हांसी से थोड़ी सी दूर है। तो ध्यान दीजिएगा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा एचयू के अंदर एक नाटक का आयोजन किया गया जिसका नाम था दास्तान ए रोहनात नाटक। इसके अंदर दोस्तों क्या दिखाया गया? इसके अंदर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति की मैं बात कर रहा हूं। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में जो यहां के लोग थे, क्या दोस्तों? यहां के जो लोग थे, ध्यान दीजिएगा, यहां के जो लोग थे 1857 की क्रांति में यहां के लोग किस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए? किस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए? विरुद्ध खड़े हुए और अंग्रेजों ने उन्हें किस प्रकार दबाया और अंग्रेजों ने किस बर्बरता से उन्हें मारा, इस नाटक के अंदर यही दिखाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एचयू कर दिया मैंने। इसका जवाब दोस्तों भिवानी के अंदर पड़ता है। रोहनात गांव कहां पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। सॉरी, हिसार लिख दिया था। ठीक है, मैं आपका कमेंट नहीं देख पाया, तो ध्यान दीजिए, भिवानी में है, हिसार में तो एचयू की बात कर रहा था। 26 मार्च के बारे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 26 मार्च यहां पर बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एचयू की बात हो रही है। एचयू के अंदर दोस्तों सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा दास्तान ए रोहनात नाटक का आयोजन किया गया था। और जो दास्तान ए रोहनात नाटक है दोस्तों, ये किस पर आधारित है? 1857 की क्रांति पर आधारित है। तो ध्यान दीजिए, रोहनात गांव कहां पड़ता है? यही तो पूछा गया है। रोहनात गांव दोस्तों भिवानी में पड़ता है। हिसार पर निशान लगा दिया था, ठीक कर लीजिएगा। लगातार कमेंट आ रहे थे, बिल्कुल लगातार कमेंट आ रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने भी पीछे मुड़कर देखा, तो बिल्कुल मैंने देखा हिसार पर निशान लगा रखा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों भिवानी। इसका सही जवाब क्या होगा? भिवानी। नोट कर लीजिएगा, गलती इंसान से ही होती है, गलती होगी, ठीक कर लीजिएगा। तो हमने इसके बारे में तो बात कर ली कि रोहनात जो गांव था 1857 की क्रांति में दोस्तों, कहते हैं यहां पर अंग्रेजों ने इस प्रकार बर्बरता से जुल्म किया था भी आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं जब रोहनात में 1857 की क्रांति की दास्तान सुनाई जाती है तो आंसू आ जाते हैं बुजुर्गों के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उस समय बच्चे थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को समाप्त किया। आज तो वो बच्चे भी नहीं रहे, उनकी पीढ़ी चल रही है। यानी 1857 की क्रांति में जो छोटे छोटे बच्चे थे, आज तो दोस्तों हमारे वो पूर्वज यानी हमारे परदादा या सरदादा होंगे, वो अब नहीं रहे। लेकिन हमारे जो दादाजी हैं वो अपने परदादा के बारे में बताते होंगे, तो वो कहते हैं बहुत जुल्म ढाया था उस समय, बहुत ज्यादा जुल्म ढाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, अब एचयू के अंदर जब ये प्रोग्राम हो रहा था तो इस प्रोग्राम के समय यहां पर सीएम भी उपस्थित थे। यहां पर क्या थे दोस्तों? सीएम भी उपस्थित हुए और सीएम ने यहां पर बहुत सारी घोषणाएं कर दी। सीएम ने दोस्तों क्या की? यहां पर बहुत सारी घोषणाएं कर दी। अब दोस्तों उन्हीं घोषणाओं के बारे में हमें पढ़ना होगा। बहुत सारी क्या की है? सीएम के द्वारा घोषणाएं की गई है। आइए, बहुत सारी घोषणाएं हैं, वही हम देखने वाले हैं कि सीएम ने क्या घोषणाएं की है। तो आप सभी को बता देता हूं कि दोस्तों जो ये नाटक है दास्तान ए रोहनात नाटक, अब हर जिले के अंदर इसे आयोजित करवाया जाएगा। एक तो सीएम ने ये बात कही है कि जो ये नाटक है
ये जो नाटक है इसे हर जिले में प्रदर्शित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हर जिले में प्रदर्शित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर जिले में प्रदर्शित किया जाएगा। एक तो ये घोषणा की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। दूसरी दोस्तों घोषणा क्या है? रोहनात गांव के नाम से एक अकादमी स्थापित की जाएगी। रोहनात गांव के नाम से क्या की जाएगी? लिखा हो ना, अकादमी स्थापित की जाएगी, अकादमी का गठन किया जाएगा। अकादमी में होगा क्या? इसमें भारतीय सेना, देश की आजादी से जुड़े प्रसंग, मार्शल आर्ट, क्रांतिकारियों के योगदान आदि के विषयों पर कार्य किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अकादमी क्या करेगी दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, रोहनात गांव के नाम पर अकादमी गठित की जाएगी। रोहनात नाम पर, रोहनात गांव नाम पर अकादमी का गठन किया जाएगा। यह अकादमी करेगी क्या दोस्तों? हमारे ध्यान दीजिएगा, अकादमी का गठन किया जाएगा। अकादमी का काम क्या होगा? अकादमी सिर्फ इतना काम करेगी कि जो हमारी भारतीय सेना है, देश की आजादी में बहुत सारे दोस्तों प्रसंग हैं, यानी कि हमने किस प्रकार आजादी प्राप्त की, मार्शल आर्ट यानी दोस्तों क्रांतिकारियों का योगदान, इन सभी का क्या किया जाएगा? विषयों पर कार्य किया जाएगा। यह अकादमी उन सभी का इतिहास खंगालेगी। बाद में वो सारा का सारा इतिहास हमारे सामने लाकर रखने का कार्य करेगी। ये सारा कार्य कौन करेगा? यही अकादमी करेगी। रोहनात गांव के नाम पर जो अकादमी गठित की जाएगी। यहां तक कि सरकार ने यह कह दिया है कि जो रोहनात गांव का इतिहास है, जो रोहनात गांव का इतिहास है, इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यहां पर यह भी बोल दिया है कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और मेरा मानना तो यह है कि अगर हरियाणा सरकार, हरियाणा का जो इतिहास रहा है, हरियाणा की जो भूगोल है, हरियाणा की जो संस्कृति है, हरियाणा की जो राजनीति है, इसे पाठ्यक्रम में क्यों शामिल नहीं कर रही? इसे भी पाठ्यक्रम में शामिल करें। और अगर इसे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इतिहास के बारे में, आप अगर इतिहास पढ़ते हैं हरियाणा का, तो आपको शायद इतना नहीं पता होगा हरियाणा के इतिहास के बारे में। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही आपको पता है। अगर हरियाणा सरकार, जिस प्रकार राजस्थान के अंदर बात करते हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें जारी की जाती है जो स्कूलों में लगती है, उनके अंदर राजस्थान जीके भरा पड़ा है। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति। क्या हरियाणा के लिए ऐसा नहीं हो सकता? तो मैं सरकार से, आप सभी विद्यार्थियों की ओर से मैं सरकार से यही चाहता हूं कि अगर सरकार इसी प्रकार के जो पाठ्यक्रम है, हरियाणा का इतिहास, भूगोल, राजनीति, कला संस्कृति, अगर हरियाणा की एनसीईआरटी की पुस्तकों में उसे शामिल कर दे, तो दोस्तों हरियाणा का इतिहास अपने आप उभर कर जनता के सामने जाएगा। और हरियाणा की जनता को पता तो चले कि हरियाणा की कला संस्कृति क्या रही है, हरियाणा का इतिहास क्या रहा है, हरियाणा का भूगोल क्या है, हरियाणा का दोस्तों क्या क्या हरियाणा के अंदर 1857 के दौरान घटनाएं घटित हुई। हाँ, काफी कार्य हो रहे हैं वर्तमान में, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाठ्यक्रम में शामिल की गई, लेकिन इस चीज को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। बहुत अच्छा लगा। और सरकार अगर पूरा इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यह बात आपको ध्यान देना है। तो यहां पर घोषणाएं क्या हुई है? हर जिले में इसे प्रदर्शित किया जाएगा। इस नाटक को रोहनात गांव के नाम पर एक अकादमी बनेगी। रोहनात गांव का जो इतिहास है वो भी पाठ्यक्रम में शामिल होगा। ये सारी की सारी बातें यहां पर कही गई है सीएम के द्वारा। तो इस नाटक के बारे में भी बता दिया, किस आधार पर ये कहां पर आयोजित किया, सारी चीजें देखी। और ये गांव कहां पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। 1857 की क्रांति से संबंधित गांव है, एक ऐतिहासिक गांव है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब दोस्तों ये तो हमने 1857 की क्रांति से संबंधित बात की है। अब सुनिएगा दोस्तों, आपसे प्रश्न बनेगा 1857 की क्रांति के स्मारक का। 1857 की क्रांति का स्मारक, ध्यान दीजिए क्या है स्मारक। ये 22 एकड़ में बनाया जा रहा है। पहली बात, कहां बनाया जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अंबाला में बनाया जा रहा है। कितने करोड़ की लागत से? 300 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। कितने करोड़ की लागत से? 300 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। अरे भाई कितने एकड़ में बनेगा? 22 एकड़ में बनेगा। कितने एकड़ में बनेगा? 22 एकड़ में। अरे भाई कितने चरणों में काम पूरा होगा? इसका कार्य दोस्तों 3 चरणों में पूरा होगा। कितने चरण में? फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण, 3 चरणों में कार्य पूरा होगा। फर्स्ट चरण में क्या होगा? सुन लीजिएगा एक बार सारे विद्यार्थी। फर्स्ट चरण में दोस्तों क्या दिखाया जाएगा? अंबाला के अंदर क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? ध्यान दीजिएगा, अंबाला में क्रांति कहां से प्रारंभ हुई, कौन कौन से क्रांतिकारी हुए हैं अंबाला के अंदर, और अंबाला के अंदर दोस्तों कौन कौन सी 1857 की क्रांति में घटनाएं हुई। ये सारी चीजें दोस्तों फर्स्ट चरण के अंदर, ये फर्स्ट चरण में यही कार्य किया जाएगा अंबाला के ऊपर सिर्फ। सेकंड चरण की बात करें तो अंबाला की जगह सिर्फ मैं हरियाणा शब्द डालूंगा। हरियाणा में दोस्तों कहां कहां पर क्रांति हुई, कौन कौन से क्रांतिकारी हुए हैं और कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। तीसरे चरण में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में क्रांति कहां कहां हुई, भारत में कौन कौन से क्रांतिकारी रहे और भारत में 1857 की क्रांति के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई।
ये तीसरे चरण के अंदर कार्य किया जाएगा। तो ये है 1857 की क्रांति का स्मारक अंबाला में बन रहा है 300 करोड़ की लागत से। ये आपको ध्यान देना है, तो नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूं। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहां किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह कहां पर आए थे? चंडीगढ़ के अंदर आए थे। तो चंडीगढ़ के अंदर ही इन्होंने इंटेलिजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। कहां पर? इंटेलिजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? चंडीगढ़ के अंदर किया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है इसके बारे में हम एक एक बात करने वाले हैं। अगर मैं अमित शाह की बात करूं तो ध्यान दीजिए, चंडीगढ़ में इन्होंने बहुत सारी चीजों का क्या किया है? शुभारंभ किया है, यानी उद्घाटन किया है। आइए बात करते हैं अमित शाह कहां पर है? चंडीगढ़ में है। और इन्होंने किस किस चीज का उद्घाटन किया है वो सारी की सारी चीजें यहां पर हम देख लेंगे। ए टू जेड सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सुनिएगा इन्होंने किस किस चीज का उद्घाटन किया। एक तो इन्होंने दोस्तों इंटेलिजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया सेक्टर 17 के अंदर, पहली बात। दूसरा दोस्तों इन्होंने हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। चंडीगढ़ में जो हाउसिंग बोर्ड है उसकी बिल्डिंग का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है, यानी कि लोकार्पण मतलब उद्घाटन, शिलान्यास जो भी है। इसके अलावा दोस्तों जो आसपास के चंडीगढ़ के गांव हैं, नहर का पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों वहां पर परियोजना का उद्घाटन करके आए हैं। 3 गांवों के अंदर नहर का पानी पहुंचाने वाली जो योजना है उसका उद्घाटन करके 3। तीसरा आपको बताना चाहूं तो अमित शाह ने जो सिटी बस का एक बस डिपो है उसका भी दोस्तों रायपुर कला में क्या किया है? शिलान्यास किया है। यानी कि 4-5 चीजों का उद्घाटन करके आए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं चंडीगढ़ में एक तो दोस्तों किसका उद्घाटन किया है, आइए देख लेते हैं कितनी चीजों का उद्घाटन करके आए हैं। सबसे पहली बात, एक तो उद्घाटन किया है इंटेलिजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर का, कमांड कंट्रोल सेंटर का। ठीक है। दूसरा किया है दोस्तों जो सिटी बस है इसका दोस्तों क्या बनाया जा रहा है? डिपो बनाया जा रहा है रायपुर रानी के अंदर। रायपुर, ध्यान दीजिएगा, रायपुर कलां के, सॉरी रायपुर के अंदर कहां पर किया जा रहा है? तो ध्यान दीजिए रायपुर कलां के अंदर। रायपुर रानी तो हमारे पंचकुला में पड़ता है, तो यहां पर। इसके अलावा दोस्तों हाउसिंग बोर्ड का लोकार्पण किया है, लोगों को अर्पण किया यानी उद्घाटन किया है। हाउसिंग बोर्ड का, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का क्या किया है दोस्तों? लोकार्पण किया है, यानी कि लोगों को अर्पण कर दिया है, यानी कि जनता को समर्पित कर दिया है, यानी कि उद्घाटन किया है। तो ये ध्यान रखना है, अमित शाह ने इतने कार्य किए हैं। अब दोस्तों आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि बताइए, ये तो है इंटेलिजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर। एक होता है दोस्तों कौन सा? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। एक होता है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे हरियाणा का दोस्तों इस प्रकार का पहला इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां बनाया गया? तो ध्यान दीजिए, हरियाणा का पहला इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन 7 दिसंबर 2019 को किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यह सेंटर हरियाणा का पहला सेंटर है। ध्यान दीजिएगा कब किया गया है, तो सारे विद्यार्थियों को याद रखना है 7 दिसंबर 2019 को दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ था। हरियाणा का पहला है, हरियाणा का दोस्तों पहला है। ध्यान दीजिए, हमारे हरियाणा का क्या है? पहला है। और कहां पर है ये? तो कह दीजिए गुरुग्राम में। गुरुग्राम में तो वैसे ही बहुत सारे सेंटरों का क्या है दोस्तों? मुख्यालय है। तो ये हमारा छोटा सा प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे प्रतियोगिता में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने ऑल इंडिया में द्वितीय स्थान हासिल किया है? चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने दोस्तों ऑल इंडिया में कराटे की जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? ऑल इंडिया में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहली बात, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे की प्रतियोगिता है, कहां पर आयोजित की गई? सबसे मुख्य प्रश्न यही है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। और इस विश्वविद्यालय की जो टीम गई थी उन्होंने दोस्तों 2 रजत और 2 ही कांस्य पदक जीते हैं एकल प्रतिस्पर्धा के अंदर। आइए बात कर लेते हैं, ये
कब से कब तक आयोजित की गई? तो ध्यान रखिएगा 14 से 17 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? तो कह दीजिएगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर किया गया था। कहां पर? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। हमसे यह नहीं पूछेंगे कितने पदक जीते हैं, लेकिन इसके अंदर द्वितीय स्थान किसने प्राप्त किया है तो वो हमने यहां पर बता दिया है। इसके अंदर पूरे भारत के लगभग 170 से ज्यादा विश्वविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया था। इसके अंदर पूरे भारत के, ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत की कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो पूरे भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, उन विश्वविद्यालयों की 170 से ज्यादा टीमों ने भाग लिया। 170 से ज्यादा टीमों ने इसके अंदर भाग लिया था। तो ये तो हमने करंट के ऊपर बात कर ली है। ये बात हो रही है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे प्रतियोगिता की। ये तो है ऑल इंडिया। पिछले दिनों मैंने आपको कुछ पढ़ाया है कि उत्तर, ध्यान दीजिए, उत्तर क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के बारे में बहुत सारी प्रतियोगिताएं पढ़ाई थी आपको मैंने। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उन तमाम प्रतियोगिताओं के भी पर्सन बन सकते हैं। तमाम प्रतियोगिताओं के क्या बन सकते हैं? पर्सन बन सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहां ध्यान रखनी होगी। ये हमारा चौथा पर्सन था, नोट कर लीजिएगा, छोटा सा पर्सन है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पर्सन देखिए, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन कहां किया जाएगा? हरियाणा किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला जिले में किया गया है। 24 मार्च को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, जिसे आप क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी, वहां पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, पंचकुला के अंदर दोस्तों सेक्टर 3 है। कौन सा सेक्टर है? तो कह दीजिएगा सेक्टर 3 है। और इसी सेक्टर 3 के अंदर दोस्तों एक स्टेडियम है जिसका नाम है चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। क्या नाम है? चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, जो हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है। जो हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस स्टेडियम की स्थापना दोस्तों 2007 को हुई थी। कब हुई थी? 2007 को स्थापना हुई थी। 24 मार्च को यहीं पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 24 मार्च को इस प्रतियोगिता का आयोजन इसी जिले के अंदर किया गया था। 24 से 30 मार्च तक ये प्रतियोगिता हुई है। प्रारंभ कब हुई है तो बता दीजिएगा। ये प्रतियोगिता दोस्तों ध्यान दीजिए 24 से लेकर 30 मार्च के बीच में आयोजित की गई थी। यानी कि लगभग 6-7 दिन चली है ये प्रतियोगिता। 24 से 30 मार्च के बीच आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न राज्यों के 500 से 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यह बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट है दोस्तों, अब तक अगर हरियाणा में बात करूं तो 3 बार आयोजित हो चुके हैं। यह चौथी बार हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में इस प्रतियोगिता का चौथी बार आयोजन हुआ है। यह जो प्रतियोगिता है, ध्यान दीजिए, हरियाणा में, ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रतियोगिता है हरियाणा में चौथी बार आयोजित हुई है। चौथी बार आयोजित हुई है, यह बात आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब मैं दोस्तों, ये तो हमने करंट के बारे में बातें कर ली है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा। पिछले दिनों ही मैंने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी प्रतियोगिता के बारे में बात की थी। किसके बारे में? ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी प्रतियोगिता के बारे में बात की थी। यह कहां पर हुई? तो दोस्तों पिछले ही दिनों यह कहां पर हुई है? सोनीपत में हुई है। कहां पर हुई है? पिछले दिनों सोनीपत में हुई थी। इसी प्रकार की ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एक हॉकी प्रतियोगिता भी है। कौन सी है? हॉकी प्रतियोगिता भी है। यह हॉकी प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? हॉकी प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र में हुई थी 2020 में। इसी प्रकार की ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी है। कौन सी है? वॉलीबॉल। यह कहां पर हुई है? तो यह सोनीपत में हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बात आ रही है। देखिए, अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन हरियाणा किस जिले में किया गया? मैंने कहा पंचकुला में। 24 से 30 मार्च। हरियाणा में चौथी बार हो रही है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि नीचे मैंने जो 3 बार बताई हैं वो 3 बार हो गई, चौथी बार ये बैडमिंटन वाली 3 बार हो चुकी है और बैडमिंटन वाली ही चौथी बार हो रही है हरियाणा के अंदर। ये प्रतियोगिता अलग है। ये कबड्डी से है, कोई वॉलीबॉल से, कोई हॉकी से, ये एक अलग चीज है। तो दोस्तों, जब ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की बात आई तो मैंने यहां पर इनके बारे में भी बता दिया। तो हमने यहां पर 5% तो देख लिए हैं। 5% तो हमने यहां पर देख लिए हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं रिवीजन की ओर। हरियाणा में किस एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर 2 किलोमीटर के हिस्से को निवेश क्षेत्र घोषित किया जाएगा? तो मैंने आपको कहा था कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के बारे में। 40वीं राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन बताओ कहां पर किया गया? मैंने कहा था फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में आयोजन किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, इनमें से सत्य कथन का चयन करें। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी से दादरी तक का हिस्सा जून तक तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। रेवाड़ी से दादरी खंड में दुनिया की पहली ऐसी सुरंग होगी जिससे होकर डबल डेकर ट्रेनें गुजरेंगी। बिल्कुल ठीक है, यानी दोनों के दोनों कथन यहां पर सही हैं।
भोपाल में हाल ही में संपन्न चित्र भारती फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण में हरियाणा के किस निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का प्रथम पुरस्कार मिला है? आप सभी जानते हैं मानव सिंह को मिला था। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग 334B का उद्घाटन किया जाएगा। यह हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो मैंने आपको कहा था सोनीपत से होकर गुजरेगा, ठीक है। इसके अलावा झज्जर से गुजरेगा, इसके अलावा रोहतक से गुजरेगा, इसके अलावा चरखी दादरी से गुजरेगा, भिवानी से, यानी हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरेगा। 5 जिले आएंगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। 500 जिलों के बारे में हमने बात कर ली है। अब दोस्तों मैं अगले पेज पर जाने से पहले एक बार सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि एक बार सारे विद्यार्थी शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं उसके बाद अगले पेज की ओर बढ़ूंगा। एक बार सारे विद्यार्थी जितने भी हैं वो सारे एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद मैं अभी जो घोषणा करने वाला हूं आपके बड़ी ही काम की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं। RRR नव वर्ष के उपलक्ष्य में RRR एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर नव वर्ष के उपलक्ष्य में, नव वर्ष के उपलक्ष्य में दोस्तों RRR देख सकते हैं, R R और R एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं। RRR का मतलब कोई मूवी वाली नहीं है दोस्तों, यहां पर है रीड रिसाइट एंड रिव्यू। रीड रिसाइट एंड रिव्यू मतलब है दोस्तों इसका पढ़ें, सुने और समीक्षा करें। पढ़ें, सुने और समीक्षा करें। सीरीज लेकर आ रहे हैं, मतलब मैं ही लेकर आ रहा हूं, ठीक है। इस सीरीज में आप पढ़ेंगे इतिहास। इस सीरीज में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस सीरीज में आप पढ़ेंगे इतिहास, भूगोल और राजनीति। 3 विषय पढ़ाऊंगा आपको यहां पर मैं। कब से प्रारंभ होगी? 2 अप्रैल। नव वर्ष कब प्रारंभ हो रहा है? 2 अप्रैल को, 2022 2 अप्रैल की, और 6:15 बजे, यानी कि लगभग ये क्लास आपको बता देता हूं ज्यादा बड़ी नहीं होगी। ये जो क्लास होगी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6:15 से तो प्रारंभ होगी, 6:15 बजे प्रारंभ होगी। लगभग मैं कहूंगा दोस्तों जो ये क्लास है ये आधे घंटे की होगी। कितने घंटे की होगी? लगभग आधे घंटे की होगी। लगभग कितने घंटे की होगी? लगभग ये आधे घंटे की होगी, लगभग। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम इतिहास पढ़ेंगे, और मैं आप सभी को बता देता हूं ये सीरीज चलाऊंगा सिर्फ मैं 1 महीने। ये जो सीरीज है दोस्तों सिर्फ 1 महीने चलाऊंगा। कितने महीने? 1 महीने चलाऊंगा। अब 1 महीने में टोटल 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो 10 दिन में इतिहास, 10 दिन में भूगोल, 10 दिन में राजनीति, समाप्त। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 10 दिन के अंदर इतिहास, राजनीति, और देख लीजिएगा लगभग मैं कह रहा हूं 30 दिन में। अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी चले गए तो मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा, मैं अगर सभी सब्जेक्ट में 10 दिन ले रहा हूं तो सभी सब्जेक्ट में आप ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 12 दिन, तो 36 दिन में आपकी ये कंप्लीट करवा दूंगा। और ध्यान दीजिएगा बाद में इस सीरीज से संबंधित मैं एक टेस्ट प्रतियोगिता भी आयोजित करवाऊंगा। अगर उस टेस्ट में आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, तो दोस्तों विश्वास मानिएगा आपको मैं फिर से एक बार, जो अभी होली के अवसर पर 90% छूट का जो निर्मल सर ने घोषणा की थी, उसी प्रकार के किसी न किसी प्रकार की छूट का मैं प्रयास करूंगा। निर्मल सर से मैं बात करूंगा। निर्मल सर हमेशा चाहते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी है पढ़ने वाला है तो निर्मल सर हमेशा ही उसका सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा RRR की, और प्रत्येक हफ्ते मैं टेस्ट लिया करूंगा। अगर उस टेस्ट के अंदर आप सभी विद्यार्थियों ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं तो दोस्तों मैं टॉप 5 के लिए बहुत सारी छूट के आधार पर मैं कोर्सेज लाऊंगा। ये CET का भी जो चल रहा है, देखना चाहूंगा आप सभी विद्यार्थी कितना किसके अंदर करेंगे। तो RRR है। इतिहास ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, पॉलिटी ऐसी होगी जो सोच भी नहीं पाएंगे, भूगोल भी ऐसा ही होगा। तो तैयार रहिएगा, डीपली चलूंगा, ऐसी बात नहीं। आधे घंटे में इतनी जानकारी दूंगा आप सोच भी नहीं पाएंगे, और इतने मतलब नॉर्मल तरीके से आपको जानकारी दे दूंगा, आप देखिएगा आप खुश हो जाएंगे। तो आधे घंटे की लगभग क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे, 40 मिनट में चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। 6:15 बजे होगी, रोज 6:15 बजे ये क्लास होगी। संडे को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई संडे को भी नहीं छोड़ेंगे, संडे को भी ये क्लास हुआ करेगी, संडे को भी नहीं छोड़ने वाले। तैयार रहिएगा। RRR। और अगर आप सभी साथियों का RRR सीरीज को, रीड रिसाइट एंड रिव्यू सीरीज को बहुत अच्छा योगदान मिला, आप सभी का बहुत अच्छा साथ मिला, तो दोस्तों आगे इसका दूसरा सेशन भी लाऊंगा। तो अभी दोस्तों इतनी ही बातें हैं, सारी बातें हमने कर ली है। अब इस क्लास को समाप्त करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।